नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। में हूं नगमा। बात ईरान और इजरायल की। ईरान इजरायल अब एकदम एक दूसरे के आमने सामने लग रहे हैं। जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था और जब इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, तब से यह अंदेशा था कि ये युद्ध जो गाजा और इजरायल के बीच जारी है वो और फैलेगी। बुधवार को जब हमास के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक इस्माइल हानिये की हत्या हुई और वो भी तेहरान में, तो यह अंदेशा बढ़ गया। ये हैरान करने वाली हत्या थी क्योंकि इस्माइल हानिये ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। कुछ ही घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से उनकी मुलाकात हुई थी। तेहरान में ही एक मिसाइल हमले में उन्हें मारा गया। इजराइल ने न इसकी जिम्मेदारी ली है, न ही इससे इनकार किया है। शक की सारी उंगलियां इजराइल की तरफ हैं। बहुत अहम यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन समर्थक समूहों के बीच ये दूसरी बड़ी हत्या थी। हानिये की हत्या के पहले एक दिन पहले बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप नेता फुआद शुक्र को मारा गया था। इस हत्या की जिम्मेदारी इजरायली सेना ने ली भी। इसके पहले गोलान पहाड़ियों पर 12 इजरायली बच्चे एक हमले में मारे गए थे जो लेबनान की तरफ से हुआ था। लेकिन इजरायल इन हत्याओं से जिस युद्ध को खत्म करना चाहता है या जिस हमास को खत्म करना चाहता है, ऐसा लगता है कि युद्ध की लपटें और फैल रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने बयान जारी किया है हानिये की हत्या के बाद, जिसमें यह कहा है कि हम हानिये की हत्या का बदला अपना फर्ज समझते हैं। हमास के राजनीतिक मुखिया की हत्या तब हुई जब वो हमारे मेहमान थे। ईरान के अलावा हमास और हिजबुल्लाह ने भी हमले का या फिर बदले की कार्रवाई का ऐलान किया है। ये तीनों मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि यह हमला होगा कैसे? क्या ये बदला ले पाएंगे? दुनिया अलग अलग खेमों में है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो इजरायल के साथ है और अगर इजरायल पर किसी तरह का हमला हुआ तो वो उसका साथ देगा। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ये बयान दिया है, पर यह भी कहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि ये युद्ध खत्म हो। अमेरिका को लगता है कि इसे ईरान हमले की हद तक जाने से बचेगा। लेकिन दो बातें हैं, और एक तो ये कि रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया है, और दूसरी बात यह कि ईरान को कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी ही होगी। लेकिन वो कार्रवाई क्या होगी? अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो युद्ध और बढ़ेगा। लेकिन दबाव ये है कि ईरान अगर चुप रहा तो फिर इलाके में नेतृत्व भी वो खो देगा, और उसका साथ साथ उसके देश के अंदर भी नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन की साख पर भी बट्टा लगेगा। इन पूरे हालात के बीच में सवाल कई हैं। क्या हानिये की मौत के बाद हमास और इजरायल के बीच अब शांति वार्ता संभव रह गई है? कतर ने भी बयान दिया है कि वार्ताकार को ही मार देने से अमन की बात कैसे होगी? अगर अमन की बात नहीं हुई तो इजरायल के बचे हुए बंधकों का क्या होगा? क्या नेतन्याहू और ज़्यादा बड़े हमले करेंगे? लेकिन क्या तब बाइडेन या फिर कमला हैरिस नेतन्याहू का उसी तरह से समर्थन कर पाएंगे? आखिर क्या पश्चिम एशिया में जंग का दायरा और बड़ा हो रहा है? क्या वेस्ट एशिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ा है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं इस हमले के बाद से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा। कमर आगा साहब, जिस तरह से ये हमला हुआ और इस्माइल हानिये की हत्या हुई, ईरान के अंदर लगातार ये सवाल है कि ये युद्ध जो था गाज़ा और इजरायल के बीच में, उसमें ईरान अब पूरी तरह से सीधे सीधे एक तरह से शामिल हो गया है। ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? जवाबी कार्रवाई करना एक तरह से उसकी मजबूरी भी है। आयतुल्लाह खमेनेई का जो बयान है कि हम ये जवाब देंगे, हमारे मेहमान थे हानिये जब ये हमला हुआ, तो आप क्या इसको कैसे समझ रहे हैं? ईरान की हालात क्या इस वक्त है? वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशंस क्या होगा और क्या कंपल्शंस ईरान पर हैं? देखिए, बहुत चीजें हैं। ज्यादातर चीजों का आपने बात कर ली है, बता दिया है। हालात बहुत खराब है ईरान के अंदर भी और पूरे क्षेत्र में। बहरहाल ये युद्ध जो है ये पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों से ये चर्चा था वेस्टर्न मीडिया में भी और तमाम बाहर भी कि इजराइल जो है जो खास तौर से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस गए हैं गाजा के अंदर। निकलने का एक ही वो है कि जंग का दायरे को बढ़ा दो पूरे क्षेत्र में। एंड उसके बाद ये होगा कि कोई दूसरा ऑप्शन अमेरिकन के पास होगा नहीं और उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। जी। ये उनकी पॉलिसी, ये शुरू से वो कह रहे हैं और अमेरिका वो गए भी थे
वॉशिंगटन बात करने इसी मसले पे। वहाँ क्या बातचीत हुई उसका तो पता नहीं है, लेकिन अमेरिकन एक चीज से तो अमेरिकन पॉलिसी साफ है, वो ये भी कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो इसराइल की सिक्योरिटी है वो आयरन कर्टन है, इसराइल को कोई छू नहीं सकता, अमेरिका कमिटेड है उसके लिए। तो काफी डुअलिटी है, काफी चीजें नजर आती हैं। अमेरिका पर्सनली खुद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भले ना चाहता हो कि वॉर हो, लेकिन ये कि ये इसराइल की इतनी कैपेसिटी है कि वो इम्पोज कर सकता है और अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जी। ऐसा तो लगता है कि एक हर जी इस हेल्पिंग एक एक मैं आ आपके रही पास है। वापस आऊंगी। कमर आगा साहब, हमारे साथ एमएच सूरत वाला जुड़ गए हैं, जो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से हैं, कौम ईरान में हैं। ईरान में इस वक्त क्या आप सुन रहे हैं सूरत वाला साहब? वहाँ पर जी। नए नए राष्ट्रपति हैं, उनका ही ये रिसेप्शन समारोह था एक तरह से जब ये हमला हुआ उसके बाद में। तो उनके ऊपर भी एक दबाव है। वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक एक आर्थिक सुधार, क्या उनका कैंपेन रहा और यूरोप से रिश्ते बेहतर करना चाहते थे, लेकिन अब जो वहाँ पे, और उन्हें एक लिबरल चेहरा भी माना जा रहा है, एक थोड़ा मॉडरेट चेहरा भी माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह का हमला ईरान की सरजमीन पर हुआ उस पर उन पे भी एक तरह का दबाव बढ़ा है। सुप्रीम लीडर का बयान आया है, तो वहाँ क्या माहौल इसको लेकर है? खुद सबसे पहले जो प्रेसिडेंट का बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बयान के अंदर उन्होंने खुद इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जो हमारी सरजमीन के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले का हम सख्त बदला लेंगे और इसराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी किसी भी हाल में। और उन्होंने पहला ट्वीट किया था कि थोड़ी देर पहले जिसका मैं हाथ उठा रहा था अपने शपथ समारोह में, आज उसको अपने कंधे पर अब मुझे उठाना पड़ रहा है। तो ये चीज हम न भूलेंगे, और जिसने हम पर हमला किया है उसको हम इसकी सख्त सजा देंगे। तो ये जो मॉडरेट जिनको कहा जाता है या रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है, एक्चुअली इसराइल को लेकर इन लोगों में और फंडामेंटलिस्ट में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी इस जंग के अंदर इसराइल की स्ट्रेटेजिकल जो डिफीट हो रही है पिछले 10 महीने के अंदर, उन्होंने भी ये बयान में कहा है कि ये डिफीट्स के नतीजे में वो कुछ टैक्टिकल कुछ जगहों के ऊपर अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन इस तरह का इसका अटैक ये बताता है कि स्ट्रेटेजिकली वो वॉर को हार रहा है वो 10 महीने के अंदर। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मेहमान के ऊपर जो हमला किया गया है लेकिन इसका हम सख्त। जी ये तो आप सही कह रहे हैं कि कहा है कि हमारे मेहमान पे हमला किया गया, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अहमद सूरत वाला एक ये भी है कि ईरान के पास ये दबाव है, कुछ ना करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जवाबी कार्रवाई अगर वो करता है तो इस युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, ये जंग और फैलेगी और पूरा वेस्ट एशिया एक तरह से और बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है। आप देखें तो सीधे लेबनान तो उसमें शामिल एक तरह से हो ही गया, ईरान भी अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उसमें। तो इस जंग को जो रोकने की कोशिश थी, जिसमें अब तक इजरायली हमलों में 40,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, तो ये युद्ध तो और भी बड़ा होगा इस वक्त वेस्ट एशिया में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जंग रोकने के लिए जो निगोशिएट कर रहे थे वो पर्सनालिटी का नाम था इस्माइल हनिया। उस बंदे को जो निगोशिएटर था उसको अब इसराइल ने मार दिया है। वो पॉलिटिकल विंग के हेड थे, यानी एक तरह से निगोशिएट करना या जंग रोकने की जो कोशिशें की जा रही थी और उसको जो लीड कर रहा था जो बंदा, इसराइल ने उसको रास्ते से हटा दिया है, यानी निगोशिएशंस के उसने दरवाजों को बंद कर दिया है। और इसीलिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है उसके अंदर एक चीज की तरफ उन्होंने इशारा किया और अहम नुक्ता है वो ये कि इस हमले के अंदर इसराइल तो जिम्मेदार है, उससे तो बदला लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ ये कि उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की है, उसको कंडम भी नहीं कर रहा है। तो निगोशिएट करने वाले को मार देना जंग के दरमियान में, यानी एक्चुअली ये वो सामने वाली पार्टी है जो जंग को रोकना नहीं चाहती है। जी जी, तो यही कतर की तरफ से भी बयान आया कमर आगा साहब। कतर की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर आप नेगोशिएटर को मारेंगे तो फिर कैसे बातचीत होगी। यानी कि इस्माइल हानिये जो कि एक चेहरा थे, हमास के पब्लिक फेस थे, उसके पोलिट ब्यूरो के हेड थे, और उनको भी थोड़ा मॉडरेट माना जाता था इस उनके मुकाबले जो कि उनके मिलिट्री विंग के हेड होंगे। वहाँ पे भी अब ये लग रहा है कि और भी ज़्यादा जो कट्टरपंथी उसका तबका है वो हावी होगा। तो क्या अब हानिये की मौत के बाद हमास और इजराइल के बीच जो बंधकों को छोड़ने की बातचीत चल रही थी, जो डील हो रही थी, वो शांति वार्ता अब मुमकिन रह गई है? अमन की बात अब कहाँ होगी? आपको लग रहा है कि वो तो अब छूट गई और कट्टरपंथ और बढ़ेगा?
बिल्कुल आपने सही कहा, कट्टरपंथी ताकतें बढ़ेंगी दोनों तरफ। और पहली बात तो ये कि इस हमले का टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यूनिटी टॉक्स हुई थी पैलेस्टीनियन फैक्शन में। दूसरी बात ये कि एक मॉडरेट लीडर ने शपथ ली थी ईरान के अंदर। फिर तीसरी बात यह कि बातचीत का दौर एक तरफ चल रहा था। तो ये सारी चीजें सैबोटाज हो गई एक अटैक से, इस्माइल हानिया के की हत्या से। तो ये तो इजराइल बातचीत के, देखिए इजराइल का हमें ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए। इजराइल नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि हम, ईरान जो है वो मेन कल्प्रिट है। जब तक ईरान से हमारा सेटलमेंट नहीं होगा, जब तक ईरान को कमजोर नहीं किया जाएगा, तब तक हमास, हिजबुल्ला, हूती ये सब बने रहेंगे। और इसलिए ईरान से लड़ना बहुत जरूरी है। ये स्वयं वो इस बात को कहते हैं कि स्नेक का हेड जो है वो तेहरान में है। तो तेहरान जब तक नहीं जाएंगे तब तक इनसे जीत नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन अब तो ये तमाम सब साथ हैं, जो आपने जैसा कहा कि ईरान से तक नहीं लड़ेंगे तब तक, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हूथी हो। तो अब अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो हमास ने भी कहा, हिजबुल्ला ने भी कहा, सब बदले की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो और सक्रिय हो रहा है। तो युद्ध होती है कमर आगा साहब, तो इसमें आप, हमास तो है ही, लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला है, यमन की तरफ से हूथी है और ईरान है। तो और दूसरी तरफ चीन और रूस ने भी एक तरह से साथ दिया ईरान का, ईरान को डिफेंड किया। कल आप देखें तो ये एक बहुत क्लियर कट डिवीजन भी यहाँ पर अब नजर आ रही है, और ये युद्ध जो है वो कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैलता हुआ दिखाई देता है पूरे क्षेत्र में। ऑल आउट वार की बात भी वो कर रहे थे, ये ऑल आउट वार होगी। उनका मानना ये है कि अगर युद्ध होगा तो उसके अंदर इजराइल विजेता होगा। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास सोफिस्टिकेटेड वीपन्स है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वीपन है, इजराइल के पास जो उनका पूरा सिस्टम है वो किसी के पास नहीं है। और वो इसके माध्यम से ईरान को दबा सकते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर सकते हैं। कम से कम उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर दो, ताकि 10 साल तक ईरान इंटरनल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएगा और उस बीच में हम इन ग्रुप्स के भी हम निपट लेंगे। तो प्लान इज, ये बहुत डेंजरस है कि वॉर फैल जाएगी। ईरान ने साफ कहा है कि अगर ये फैलेगी, जिस मुल्क से हम पर अटैक होगा हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। और नगमा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी ऑयल सप्लाई की। वो बड़ा खतरा है। अगर जैसे ही ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमी काफी वीक है, जर्मन इकोनॉमी जो थी वो अभी रिसेशन में थी जी। फ्रांस, यूरोप में भी आफत मची हुई है। ये जो ना रिसेशन में आ जाएंगे और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा सबके ऊपर। तो इसको फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑयल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध जो है वो वहीं सीमित रहेगी। तो अब इसमें देखना होगा कि अमेरिका जो है वो क्या करता है। और अब प्रेशर जो है वो कमला हैरिस के ऊपर भी होगा, अगर क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर हो रही हैं, तो देखना होगा कि क्या करते हैं। आखिरी सवाल है मैं सूरत वाला आपसे कि ईरान के पास एक तो ये कि ये युद्ध अगर होता है तो यहाँ पर ईरान में पहले जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, चाहे वो इकोनॉमी और तमाम चीज़ें जिन पे बात हुई थी, उसमें भी उलझा हुआ है। क्या ये युद्ध के लिए अभी तैयार होगा? और जब सुलेमानी की यहाँ पर हत्या हुई थी तब भी एक बात थी कि बदला लिया जाएगा, पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। तो क्या अभी एक अलग सूरत नजर आएगी यहाँ? जी देखिए, ईरान के ऊपर जो उसके इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो पिछले 45 साल में, जब से यहाँ रेवोल्यूशन आया है तब से लगातार सैंक्शंस की वजह से ये क्राइसिस में वो जूझ रहा है और उसको वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी है कि जिसके अंदर ईरान ने इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा किया है और उसके नतीजे में उसको फायदा भी बहुत ज्यादा मिला है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कासिम सुलेमानी को जिस वक्त अमेरिका ने शहीद किया था और मारा था, उस वक्त ईरान ने जब ऐनुल असद के ऊपर जिस तरह का हमला किया था तो उसने अपने ड्रोन्स के जरिए से, अपने मिसाइल के जरिए से, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के जरिए से जिस तरह से ऐनुल असद पर हमला किया था, तो अमेरिका को भी ये सिग्नल दे दिया था कि उसके पास अमेरिका के बेस पर हमला करने के लिए भी कम चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा उसके पास टेक्नोलॉजीज हैं। वही बात यह कि इसराइल ने जिस वक्त सीरिया में इनके दूतावास और एम्बेसी के ऊपर हमला किया था, कॉन्सुलेट के एक हिस्से के ऊपर,
कुछ टाइम पहले, जी। तो उस वक्त भी ईरान ने इसराइल पर हमला करके ये बताया था कि उसके पास प्रॉब्लम नहीं है टेक्नोलॉजी का और उसके पास वेपन्स भी हैं। सही। इस बार भी ईरान की जो पॉलिसी है वो एक तो बदला लेना है, बदला लिए बगैर वो रुक नहीं सकता है। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक तरह उसकी से जमीन ये ईरान की मजबूरी भी है, जी, ईरान की अपनी एक साख का भी सवाल है, और ईरान अगर इस वक्त मुझे बदला लेने के लिए एक पॉइंट अगर आप इजाजत दें, लास्ट पॉइंट है जी, जी, कि हाँ। न सिर्फ इसको बदला लेना है बल्कि ऐसा बदला लेना है कि जिसके बाद में इसराइल एक तरह से लाचार हो जाए किसी और दूसरे अटैक को करने के लिए। न सिर्फ बदला लेना है बल्कि उसके हाथ पैर को इस तरह से बांध देना है जिसको डिटरेंस कहते हैं। तो अब ईरान में ये कहा जा रहा है कि एक डेटरेंस की जरूरत है, देखना होगा कि क्या करता है आगे ईरान, उसकी कदम अगले कदम पे पूरी दुनिया की निगाह होगी। मैं सूरत वाला आपका शुक्रिया, कमर आगा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। लेकिन ये तय है कि ये दायरा जो है युद्ध का वो काफ़ी फैल रहा है और ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम सच की पड़ताल में, और सवाल आगे है कि इस्माइल हानिये के बाद कौन इस ब्रेक के बाद। हांडई की पहल समर्थ एनडीटीवी के साथ साझेदारी में दिव्यांगों के लिए समान अधिकारों की एक ऐसी पहल है जो अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई है। इस पहल को देश भर के प्रतिष्ठित लोगों और आवाज़ों का सहयोग प्राप्त है। देखिए हांडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सीओओ तरुण गर्ग को, जो बताते हैं कि किस तरह वह सुलभता और समावेशिता के उद्देश्य का समर्थन कर रहे हैं। At Hyundai, we have ensured that now close to 99% of our dealer showrooms and workshops are wheelchair accessible. We are really trying, we know that to make a difference, we cannot do it alone. So we are really trying to increase awareness. I can see a lot of social narrative going around it. So I believe that going forward, like you said, this is not a one-off event. We need to consistently work together, and we're very happy, very thankful to, of course, NDTV to really partner with us and really create that kind of a moment where everybody, every citizen of India really wants to be a part of it, and make sure that whenever we see that there is the accessibility is not there, we raise our voice, we raise the concern, and then I think it will become an integral part of the system, Absolutely. So yes, beginning has been made, and I assure you that as far as Hyundai is concerned, we are going to be consistently working on it and investing in it. तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।